गुड मॉर्निंग। मैं मुकुल ज्योति मीन डाइट संघ का सदस्य गुमला। बच्चों, आज कक्षा 8 में विज्ञान विषय में चौथा पाठ विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव पढ़ा रही हूँ। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, जिसको इंग्लिश में केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इसमें ये विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा विद्युत आवेश या इलेक्ट्रॉन के बहाव जो किसी धातु की तार में होती है। किस में होती है? विद्युत के तार में होती है इलेक्ट्रॉन का बहाव। तो ये इलेक्ट्रॉन शब्द क्या है? इलेक्ट्रॉन शब्द का अर्थ होता है प्राथमिक कण। ये प्राथमिक कण जैसे किसी भी परमाणु का जो किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु। यह परमाणु किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन से भी हल्का होता है। इसका 1000वां उसका भार जो होता है 1000वां भाग गुना कम होता है। तो इसका विद्युत का धारा में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सबसे सूक्ष्मतम कण होता है जो हाइड्रोजन से भी कम होता है। ये आप समझिएगा। अब इस विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है? तो यहाँ रासायनिक प्रभाव जो शब्द आया है, ये रासायनिक प्रभाव क्या है? किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। मतलब किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, जो आवेश का बहाव होने पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उसका जो रासायनिक प्रभाव पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक प्रभाव या केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो हम आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे विद्युत धारा का चालन होता है। ऐसे ठोस पदार्थ को विद्युत का क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। विद्युत का चालक कहते हैं। इसमें कौन कौन है? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम आदि विद्युत का क्या है? चालन करते हैं। इसके विपरीत कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं। ऐसे ठोस पदार्थ को विद्युत का क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विद्युत का कुचालक कहते हैं। विद्युत का कुचालक या विद्युत रोधी कहते हैं। रबड़, जिसमें प्रमुख है रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी विद्युत का चालन नहीं करते हैं। आपने बिजली मिस्त्री को हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करते देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं यह रबड़ के दस्ताने पहनकर बिजली का काम क्यों करते हैं? जैसे कि आप चित्र पर देख रहे हैं, बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ का दस्ताना पहनकर काम कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ चित्र पर दिखाया गया है, पहने हुए हैं हाथ पे। तो इस तरह ये दस्ताना पहनकर काम करते हैं, क्योंकि ये रबड़ क्या है? विद्युत रोधी है। कोई पदार्थ चालक है या कुचालक है, यह जानने के लिए टेस्टर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टेस्टर का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर विद्युत चालकता को जानने के लिए टेस्टर को जोड़ा गया है। किस तरह से जोड़कर यहाँ पर परिपथ बनाया गया है। तो क्या द्रव भी विद्युत का चालन करते हैं? आइए इस क्रियाकलाप को हम लोग जानेंगे। हम लोग एक प्रयोग करेंगे कि द्रव में विद्युत का चालन होता है तो कैसे होता है, जो हम लोग प्रयोग द्वारा समझेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? प्लास्टिक के एक ढक्कन में सिरका अथवा नींबू लेंगे। क्या लेंगे? सिरका। आप लोग जानते होंगे सिरका क्या होता है? नींबू या सिरका। यह ध्यान रखेंगे कि दोनों सिरों के बीच की दूरी कम से कम 1 सेंटीमीटर हो। कितनी हो? 1 सेंटीमीटर की दूरी हो, ताकि एक दूसरे को स्पर्श ना करें। चित्र अनुसार विद्युत धारा के चालन का परीक्षण टेस्टर का उपयोग करना है। जैसे यहाँ पर विद्युत धारा के लिए बैटरी का प्रयोग किया गया है, परिपथ पर दिखाया गया है। बैटरी है, ये बल्ब है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिया गया है? इसको परिपथ में जोड़कर एक द्रव में इसको जोड़ा गया है। यहाँ जो द्रव है, बीकर में क्या है? द्रव है। यह द्रव कौन सा है? नींबू का रस है। और विद्युत चालन का परीक्षण किया जा रहा है जिस पे। तो टेस्टर
का बल्ब क्या होता है, दीप्त हुआ या नहीं, क्या नींबू का रस विद्युत का चालन करता है। तो ये आप लोग प्रयोगशाला में अपने स्कूल में भी अपने टीचर के द्वारा करते हुए देख सकते हैं। क्रियाकलाप 2। तो क्रियाकलाप 2, क्रियाकलाप 1 में जो नींबू के रस के स्थान पर क्या किए हम लोग, टमाटर का रस लिया गया। किसका, टमाटर का रस लेकर उसको क्रियाकलाप को दोहराया गया और उसका अवलोकन किया गया, निरीक्षण किया गया। क्या इस बार भी टेस्टर का बल्ब दीप्त हुआ, मतलब उसको करके देखना है दीप्त हुआ या नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्रियाकलाप फिर 3 देखते हैं, मतलब बार बार एक बार नींबू के रस में देखे, फिर टमाटर के रस में देखे, तब अब आगे देखते हैं क्रियाकलाप 3 में क्या देखते हैं। अब टमाटर के रस के स्थान पर अशुद्ध जल, मतलब डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर क्या है, डिस्टिल वाटर आप लोग समझते होंगे। डिस्टिल वाटर जैसे गाड़ियों में डाला जाता है, और एकदम साधारण भाषा में समझेंगे तो घर में अगर आप लोग चाय बनाते होंगे तो चाय को जब ढकते हैं ढक्कन से, तो जब पानी खौलता है, चाहे पानी भी खौलाते हैं, तो ढक्कन में जो पानी जमा होता है भाप बनकर ऊपर में बूंद बूंद करके गिरता है, वो क्या होता है, डिस्टिल वाटर कहलाता है। वो एकदम शुद्ध होता है, तो उसी को डिस्टिल वाटर कहा जाता है। तो डिस्टिल वाटर को लेकर फिर से इस प्रयोग को अवलोकन किया जाता है। तो क्या टेस्टर का बल्ब दीप्त हुआ, तो इस तरह हम लोग प्रयोग करके पता लगाते हैं। तो चालक पदार्थ के प्रकार, यहाँ जो है चालक, आपने देखा होगा टमाटर का रस उपयोग करने पर बल्ब धीमा दीप्त देता है। क्या देता है, धीमा दीप्त देता है, मतलब थोड़ा सा जलता है। वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत का चालन दुर्बल या धीमा होता है उन्हें क्या बोलते हैं, हीन चालक। क्या बोलते हैं, हीन चालक। मतलब टमाटर के रस से भी टेस्टर क्या होता है, टेस्टर के द्वारा बल्ब जलता है। आगे बढ़ते हैं। तनुगंधकामल, दूसरा सुचालक तनुगंधकामल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम लोग H2SO4 के नाम से भी इसका रासायनिक सूत्र है H2SO4। ये तनुगंधकामल है। इसको इंग्लिश में डायल बोला जाता है, तनु को डायल बोला जाता है, डाइल्यूट। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल इंग्लिश में कहा जाता है एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करने पर बल्ब क्या होता है, तीव्रता से दीप्त होता है, मतलब तेजी से जलता है। वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत का चालन तीव्र होता है उसे क्या बोलते हैं, विद्युत का सुचालक। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो तेजी से बल्ब जल रहा है तो वो सुचालक है, और जो धीरे से जल रहा है तो वो हीन चालक है। अब तीसरा प्रकार है, हम लोग देखते हैं कुचालक। ये कुचालक क्या है, कुचालक में अशुद्ध जल का उपयोग करने पर बल्ब दीप्त नहीं होता है। क्या होता है, बल्ब दीप्त नहीं होता है। मतलब 3 प्रयोग किए ना, जिसमें हम लोग डिस्टिल वाटर भी लिए थे, जिसको हिंदी में अशुद्ध जल बोलते हैं। इसका प्रयोग करने पर भी बल्ब नहीं जलता है। ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत का चालन नहीं होता है उन्हें कुचालक कहते हैं। क्या बिना सेल के भी बल्ब जल सकता है, इसके लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न आया कि बिना सेल के भी बल्ब जल सकता है, तो इसके लिए एक प्रयोग हम लोग करते हैं। एक नींबू को 2 टुकड़े में काटते हैं। क्रियाकलाप 4 में ना, दोनों नींबू में जस्ता का टुकड़ा का जो ऋण ध्रुव है या माइनस पोल है, नेगेटिव पोल है, और एवं तांबे की कील को धन ध्रुव में लगाते हैं। तो ये आप लोग अपने स्कूल में टीचरों के द्वारा देख सकते हैं। यहाँ पर 2 नींबू लेना है, दोनों काटना है। काटने के बाद दोनों नींबू में जस्ता का, एक में ऋण ध्रुव से जोड़ देना है और दूसरे पर धन ध्रुव से तांबे का कील को लगा देना है। एक टुकड़े में नींबू के जस्ते को दूसरे टुकड़े में वाले में तांबा के तार को की सहायता से जोड़ देना है। किसकी सहायता से, तांबे की तार से सहायता से जोड़ देना है। दूसरे टुकड़े वाले नींबू के जस्ते और तांबे से अलग अलग तार को जोड़ना है। ध्यान से आप लोग सुनिए, अलग अलग दूसरे टुकड़े वाले नींबू के जस्ते एवं तांबा से अलग अलग तार, 2 तार जोड़ देना है। उससे भी अलग अलग 2 तार जोड़ देना है। उसके बाद एलईडी बल्ब
एलईडी बल्ब का प्रयोग करना है। बड़े एलईडी बल्ब के बड़े लीड्स पर धन ध्रुव को वाले नींबू की तांबे के जुड़े स्वतंत्र तार से जोड़ देना है। तो जोड़ने पर छोटे छोटे जो है लीड्स ऋण ध्रुव को दूसरे टुकड़े के जस्ता से स्वतंत्र रूप से जोड़ देना है और उसके बाद बल्ब का अवलोकन करना है। तो क्या बल्ब दीप्त हुआ? जो एलईडी बल्ब है वह जला या नहीं जला? ये प्रयोग के द्वारा हम लोग देखते हैं। तो अब एलईडी का अवलोकन करना है। तो क्या एलईडी दीप्त हुआ या जला? सावधानी क्रियाकलाप करने के लिए पूर्व अपना बल्ब चेक कर लेना है। वह फ्यूज तो नहीं हो गया, फ्यूज तो नहीं हो गया। तो ये चित्र में आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रयोग चित्र के द्वारा हम लोगों को दिखाया गया है। इसमें जस्ता का टुकड़ा लिया गया है, एक नींबू पर, दूसरे नींबू पर क्या लिया गया है? तांबे का कील लिया गया है और दोनों को अलग अलग से क्या किया है? तांबे के तार से जोड़ दिया गया है। यहाँ पर चित्र में स्पष्ट है, जिससे आप अपने से भी कर सकते हैं। तो इसमें सावधानी बरतना है कि वो ठीक से जोड़ा हुआ है या नहीं। अब सावधानी, एलईडी से दो तार जुड़े होते हैं जिन्हें लीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? इसे ध्यान से आप लोग सुनिएगा, इसे लीड्स कहते हैं। एक तार दूसरे की अपेक्षा लंबा होता है। एलईडी को जोड़ने के समय इसके लंबे तार को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ते हैं। किसको? लंबे तार को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ते हैं तथा छोटे तार को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं। इसको ध्यान से रखना पड़ेगा कि किसको किससे जोड़ा गया है। तार हमेशा तांबे का लेना है क्योंकि यह विद्युत का अच्छा चालक है। इसी तरह आप नींबू के स्थान पर आलू एवं टमाटर को रख कर प्रयोग करके दोहरा सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ द्रव भी विद्युत का क्या करते हैं? चालन करते हैं, जैसे कि यहाँ प्रयोग में दिखाया गया, जिससे पता चल जाता है कि कुछ भी द्रव क्या करते हैं? विद्युत का चालन करते हैं। तो जिसे आप बार बार पढ़ के समझ सकते हैं। तब आगे बताते हैं, आप बताइए दोनों द्रवों के नाम बताइए जो विद्युत चालन करते हैं। तो इसमें आप कौन कौन बता सकते हैं द्रव? नींबू का रस, टमाटर का रस, टमाटर तो कम करता है, नींबू का रस है ना, इसमें ज़्यादा अच्छा से काम करेगा। फिर क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब है। कौन कौन है? नींबू, और क्या है? H2SO4, ये काम करेगा। जब विद्युत धारा बल्ब से होकर बहती है तो उसके तंतु में ऊष्मीय प्रभाव के कारण तंतु गर्म होकर दीप्त हो जाता है। किस कारण से होता है? जब बल्ब से होकर ये बहती है, कौन? विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन का भाव होता है, तो उसके तंतु में ऊष्मीय प्रभाव के कारण तंतु गर्म होकर क्या हो जाती है? जलने लगती है और बल्ब तीव्र दीप्त होता है। इससे होकर उच्च धारा बहती है। जब बल्ब से होकर दुर्बल धारा बहती है तो बल्ब धीमा हो जाता है। अगर परिपथ में अत्यंत दुर्बल धारा बहती है तो तंतु में ऊष्मीय प्रभाव उसे दीप्त करने में क्या करती है? असमर्थ होती है। विद्युत धारा उसको क्या करने में होती है? असमर्थ होती है तथा बल्ब दीप्त नहीं होती है। ऐसे दुर्बल विद्युत धारा भी संसूचित कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी प्रकार के टेस्टर का प्रयोग या उपयोग करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चुंबकीय प्रभाव पर आधारित टेस्टर। आपको याद होगा कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करती है। क्या करती है? विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करती है। चुंबकीय प्रभाव का उपयोग टेस्टर बनाने में कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं? टेस्टर बनाने में कर सकते हैं। तो इसके लिए क्रियाकलाप 5 देखते हैं। इसमें क्या है? क्रियाकलाप 5 में क्या बताया गया है? माचिस की खाली डिबिया, जो माचिस हम लोग प्रयोग करते हैं उसको खाली डिबिया लेना है। भीतर का ट्रे ले लेना है, अंदर का ट्रे जिसमें खाली रहता है। इस ट्रे में एक चुंबकीय कंपास रख देना है।
क्या रखना है? चुंबकीय कंपास। आप लोग देखे होंगे, चाहे अपने स्कूल में होगा, प्रयोगशाला में रखा रहता है कंपास, या नहीं भी हो तो कहीं से आप लोग देखकर पता कर लीजिएगा। ट्रे पर विद्युत तार के कुछ फेरे लपेट दीजिए। किस पर? ट्रे पर। तार में एक दूसरे सिरे को बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़ना है और दूसरे तार को एक सिरे के बैटरी को दूसरे टर्मिनल से जोड़ना है। जैसे कि पहले भी चित्र पर आप लोग देख रहे थे, टर्मिनल किसको कहते हैं? सिरा को कहते हैं। सो इसको जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ने पर क्या होता है? दोनों तारों के स्वतंत्र सिरे को अनवारित कर स्विच जोड़ना है। क्या करना है? इसमें जोड़ देना, दोनों आपस में एक स्विच जोड़ देना है। स्विच ऑन कर यहाँ जैसे कि आप चित्र पर देख रहे हैं, क्या है यहाँ पर? एक क्या लिया गया है? माचिस का बॉक्स है ये वाला। इसके अंदर में क्या है? चुंबकीय स्यू है, कंपास है ना, और इसका एक सिरा इधर से जोड़ा गया है तार से, और दूसरा भी जोड़ा गया है, बैटरी से इधर से जोड़ दिया गया है, और इसको एक परिपथ बनाया गया है चुंबकीय सुई में विद्युत विक्षेपण के लिए। अब चुंबकीय सुई में विक्षेपण का अवलोकन करना है। क्या चुंबकीय सुई में विक्षेपण दिखाई देता है? यह विक्षेपण विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है। इस टेस्टर के स्वतंत्र सिरे को नींबू के रस में डुबोकर निरीक्षण करना है। तो आप चुंबकीय सुई में विक्षेपण दिखाई देगा, क्योंकि वो धारा प्रवाहित होने के कारण क्या होगा? उसका चुंबकीय सुई क्या होगा? विक्षेपित दिखाई देगा। तो टेस्टर के स्वतंत्र सिरे को नींबू के रस से बाहर निकालिए और पोंछकर सुखा लीजिए। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है? इस क्रिया को बारी बारी से दूध में, किसमें कर सकते हैं हम लोग प्रयोग के लिए? दूध में, अशुद्ध जल, डिस्टिल वाटर, सिरका में कर सकते हैं, वनस्पति तेल में कर सकते हैं, शहद में, आदि द्रवों में दोहरा सकते हैं। प्रत्येक स्थिति में अवलोकन करें तो चुंबकीय सुई में विक्षेपण होता है अथवा नहीं। अपने परीक्षण में अवलोकन को दिए हुए सारणी में अंकित करना है, मतलब एक सारणी इसका बना लेना है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है, आपके पुस्तक पर आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है पदार्थ, जो भी पदार्थ लिया गया है, चुंबकीय सुई है में विक्षेपण हुआ है कि नहीं, चालक हीन है या सुचालक है, अच्छा चालक है, इसको भी ध्यान में रखा गया है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है नींबू का रस, ये क्या हुआ? इसमें विक्षेपण हुआ और ये अच्छा चालक है। सिरका ये भी हुआ। नल का पानी हुआ कि नहीं, इसको हम लोग को देखना है करके। नल का पानी हुआ कि नहीं, दूध में हुआ कि नहीं, शहद में हुआ कि नहीं, और डिस्टिल वाटर में हुआ कि नहीं। तो इससे हम लोग पता लगा लेंगे कि कौन सा द्रव सुचालक है या कुचालक है। आप सामने देखकर बता सकते हैं कि आप द्रव विद्युत के चालक होते हैं और कुछ द्रव विद्युत के हीन चालक होते हैं, जबकि अशुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। इसको आप अच्छी से तरह से याद कर लेंगे। डिस्टिल वाटर या अशुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। क्रियाकलाप 6 में देखते हैं, प्लास्टिक या रबड़ के 3 साफ ढक्कन लेना है। प्लास्टिक या रबड़ के 3 साफ सूखे ढक्कन लेना है। प्रत्येक में थोड़ा थोड़ा क्या लेना है? चाय के चम्मच के बराबर अशुद्ध जल लेना है, या डिस्टिल वाटर लेना है। मतलब प्लास्टिक के ढक्कन ले लीजिएगा और उसमें थोड़ा थोड़ा चाय चम्मच के बराबर क्या लेना है? डिस्टिल वाटर। एक ढक्कन में कुछ बूंद नींबू का रस लेना है। क्या लेना है? नींबू का रस, और या सल्फ्यूरिक अम्ल, और दूसरे में पोटासियम आयोडाइड या कास्टिक सोडा, और तीसरे ढक्कन में चीनी के दाने घोलना है। मतलब ठीक से आप लोग देख लीजिए क्या क्या है? नींबू का रस या सल्फ्यूरिक अम्ल, और दूसरे में पोटासियम आयोडाइड या कास्टिक सोडा, और तीसरे में क्या है? चीनी के दाने। और इसमें टेस्टर के स्वतंत्र सिरे को बारी बारी से पूर्ण सावधानी से डुबोकर परीक्षण करना है। इनमें कौन सा विलयन विद्युत का चालन करता है तथा कौन सा नहीं। आपको क्या परिणाम प्राप्त हुए? जब अशुद्ध जल में
अम्ल लवण या जाता है तो विद्युत का चालन करता है। अम्ल लवण या क्षार घोला जाता है तो विद्युत का चालन होता है। क्या किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस विलयन में कोई प्रभाव उत्पन्न होता है? तो इससे हम लोग को परिणाम प्राप्त हुआ कि कोई परिणाम प्राप्त होता है या नहीं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा के रासायनिक परिवर्तन ला सकते हैं। जब विद्युत चालक या चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करती है, आइए इसकी जानकारी इस क्रियाकलाप में हम लोग प्राप्त करते हैं। इसके लिए क्रियाकलाप 7 लेते हैं, क्योंकि हमें विज्ञान में बार बार किसी बात को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके लिए 2 बेकार पड़ी सेलों से कार्बन की छड़ निकालते हैं। जो फालतू फेंका हुआ जो बैटरी होता है, ड्राई सेल होता है, उससे क्या करना है, उसके अंदर में कार्बन छड़ होता है, उसको निकाल लेना है। उनकी धातु की टोपियों को एक रेगमाल कपड़ा होता है जिससे साफ किया जाता है। अधिकतर जो पुलिस लाइन में पुलिस लोग अपने जो बंदूक है उसको क्या करते हैं, रेगमाल से साफ करते हैं। इसको सैंड पेपर भी कहा जाता है, साफ कर सकते हैं। तो आजकल बहुत सारा आ गया है जिससे हम लोग उसको साफ कर सकते हैं। इन पर तांबे का तार लपेटकर उन्हें बैटरी तथा स्विच से संयोजित करना है। इन दोनों छड़ों को कार्बन का इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब ये जो है दोनों छड़ क्या है, कार्बन का इलेक्ट्रोड है। ये कार्बन इसमें होता है। कार्बन की छड़ के स्थान पर लोहे की कीलों का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अगर वहाँ कार्बन की छड़ अगर हम लोग को नहीं मिल पाया तो यहाँ लोहे के कील का भी उपयोग कर सकते हैं। इसकी लंबाई लगभग 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये ध्यान रहे कि 6 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। इसको आप नाप कर ले लेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लिया गया है। ये 2 इलेक्ट्रोड है और इसको जोड़ा गया है जैसे कि अब बताया गया। और ये कितने का होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तब जब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अम्लीय जल में विद्युत धारा का प्रवाहित करते हैं। कांच के बीकर में लगभग 250 मिलीलीटर जल का लेना है। इसको नाप के लेना है। कांच के बीकर में कितना लेना है, 250 मिलीलीटर। और इस जल में कुछ बूंदें या सल्फ्यूरिक अम्ल या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। डाइल्यूट किसे कहा जाता है, जिसमें पानी मिलाया जाता है, उसको डाइल्यूट या तनु कहा जाता है, ताकि जल का अधिक चालक हो जाए, अधिक तेजी से वो कर सके। कार्बन की छड़ों को अम्लीय जल या विलयन में इस प्रकार डुबोना है कि धातु की टोपी अम्लीय जल से बाहर रहे। मतलब वो टोपी, जो कार्बन का टोपी या छड़ है, जो कांटी है, वो ऊपर होना चाहिए इसका टोपी। स्विच को बंद कर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए, स्विच को बंद करके। तब 4-5 मिनट में कार्बन छड़ों में इलेक्ट्रोड की सावधानी से अवलोकन करें। उसके बाद 4 से 5 मिनट हम लोग को उसमें विद्युत धारा क्या करना है, प्रवाहित कराना है। तो आपको कार्बन की छड़ों के पास गैस के बुलबुले दिखाई दिए और अम्लीय जल या विलयन में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ। आपने देखा होगा जब किसी अम्लीय जल विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके अम्लीय विलयन में रासायनिक परिवर्तन होता है और इसे विद्युत धारा का क्या बोलते हैं, रासायनिक प्रभाव। तो इस तरह से बहुत सारे प्रयोग के द्वारा हम लोग जब भी पहले भी मैं बता चुकी हूँ, जब किसी अम्लीय जल विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अम्लीय जल विलयन में रासायनिक परिवर्तन होता है और इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, इसके प्रकृति पर निर्भर करती है कि वो कितना सुचालक है, उसकी प्रकृति पर निर्भर किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में विलयन के रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। क्या होता है, उसके विलयन में भी परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं विद्युत अपघटन। ये विद्युत अपघटन क्या है, ये विद्युत अपघटन किसी विलयन या घोल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर
विलयन में रासायनिक निक्षेप होता है। क्या होता है? रासायनिक निक्षेप होता है, जैसे कि हम लोग अभी पढ़े इलेक्ट्रोड में जमने लगता है। और इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। और इसमें प्रयुक्त विलयन को विद्युत अपघट या इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जो इसमें जो भी घोल होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है, और जो क्रिया होता है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इसको फिर से समझिए। किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में रासायनिक निक्षेप होता है, जमाव होता है। निक्षेप मतलब जमाव होता है। इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, और इसमें प्रयुक्त विलयन को विद्युत अपघट या इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। तो विद्युत अपघटन के उपयोग, इस विद्युत अपघटन के उपयोग से हम लोग क्या क्या हो सकता है? धातुओं का उसके अयस्कों का निष्कर्षण करने में सहायता होता है। इससे जो भी धातु जैसे सोना चांदी जो होते हैं वो जो प्रकृति में पाए जाते हैं वो अयस्क कहलाते हैं। जब उसको हम लोग साफ करते हैं, निष्कर्षण करते हैं, तो इसमें विद्युत अपघटन का प्रयोग होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रयोग होता है, जिससे वो गंदगी बाहर निकल जाता है। धातुओं में शुद्धिकरण में होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग धातु पर परत चढ़ाने पर होता है। जो आजकल हम लोग बहुत सारे धातुओं पर, जैसे आपका अलमीरा है, बहुत सारा जो लोहा से बना हुआ है, उस पर क्या किया जाता है? इसी प्रक्रिया के द्वारा परत चढ़ाया जाता है। जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात। दो मोटे विद्युत तार लेना है और इसके दोनों सिरों में विद्युत रोधी आवरण हटा देना है। क्या लेना है? विद्युत तार लेना है और दोनों सिरों में विद्युत रोधी आवरण को हटा देना है। एक कांच के बर्तन में अम्लीय घोल लेना है, अम्लीय जल लेना है, और 2 अंक संकित प्रखनली में अम्लीय जल भरकर बर्तन में उल्टा डालना है। दोनों तारों में एक एक स्वतंत्र सिरे पर धातु का इलेक्ट्रोड लगाकर दोनों परखनलियों में डालना है। दूसरे स्वतंत्र सिरे के एक बैटरी तथा स्विच पर विद्युत परिपथ पूरा करना है। विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करना है। इसको क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ। जो इसको अगर हम लोग जोड़ देते हैं, सभी चीज को जोड़ देने पर यह एक परिपथ बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है, इसमें धारा प्रवाहित होता है। परखनली के भीतर के परिवर्तन का अवलोकन करना है। आपने क्या देखा? दोनों परखनली में गैस के बुलबुले ऊपर, गैस के बुलबुले क्या होते हैं? ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं, जो पानी की सतह को नीचे ढकेलता है। यहाँ पर आप चित्र में बढ़िया से देख सकते हैं। एक बीकर लिया गया है, ये बीकर है, जिसमें क्या लिया गया है? इलेक्ट्रोड लिया गया है। ये दो इलेक्ट्रोड लिया गया है, और इसमें एक बीकर लिया, दो परखनली लिया गया है। ये दोनों परखनली को उलाट दिया गया है, ए और बी, और इस पर इसको जोड़ दिया गया है। एक सिरा कहाँ जोड़ दिया गया है? यहाँ दूसरे इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया गया है, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव से। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस का परीक्षण किया जा रहा है। यहाँ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, तो कौन कहाँ जा रहा है? हाइड्रोजन किस पर जा रहा है? कौन सा आवेश पर जा रहा है? ऋण, ये धन पर जा रहा है, और जो ऑक्सीजन है किस पर जा रहा है? ऋण पर जा रहा है। इस तरह कुछ समय बाद परखनलियों में एकत्र गैसों के आयतन का पठन नोट कर लेना है। परखनली ए में गैस का आयतन परखनली बी में गैस के आयतन का दुगुना हो जाता है। अतः गैस 2:1 में परखनली में जमा होती है। तो यहाँ पर जो पानी किससे बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो जो हाइड्रोजन यहाँ परखनली ए और बी में गैसों के आयतन का दुगुना होता है। अतः गैस में 2:1 अनुपात में परखनली में जमा होती है। परखनली ए में हाइड्रोजन गैस और बी में ऑक्सीजन गैस है। अतः पानी में 2 भाग हाइड्रोजन तथा 1 भाग ऑक्सीजन होता है। तो पता लगाना है कि किसी बैटरी के धन या तथा ऋण ध्रुव का पता लगाने हेतु अब विद्युत धारा का आलू से रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन करना है। किसी बैटरी के धन तथा ऋण ध्रुव का पता लगाने हेतु आइए हम विद्युत धारा
का आलू से रासायनिक परिवर्तन कर सकते हैं। इसके लिए एक आलू में 2 भाग लेके काटना है और उसे कुंडली युक्त टेस्टर से स्वतंत्र सिरे को आलू में प्रविष्ट करना है। लगभग आधे घंटे के पश्चात इसका अवलोकन करना है। क्या आपको आलू में तार के पास नीला हरा धब्बा दिखाई देता है? नीला हरा धब्बा दिखाई देता है। ये धब्बा कहाँ से आया? इस अभिक्रिया को बार बार दोहराना है। हर बार धन टर्मिनल के गिर्द नीला हरा धब्बा दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? धन टर्मिनल या पॉजिटिव टर्मिनल के बीच के गिर्द नीला हरा धब्बा दिखाई देता है। यह अत्यंत लाभप्रद खोज है। इसका उपयोग बॉक्स में छिपी बैटरी के धन ध्रुव की ओर करने के लिए की जा सकती है। बैटरी में धन ध्रुव के लिए की जा सकती है, पहचान करने के लिए की जा सकती है। इस क्रियाकलाप में आपने देखा कि विद्युत धारा आलू से रासायनिक अभिक्रिया करती है, जिसके क्या होता है, इसमें रंग परिवर्तन होता है। कैसा रंग परिवर्तन होता है? नीला, हरा और धब्बा दिखाई देता है। तो इस तरह यहाँ आप देख सकती हैं, चित्र दिया हुआ है। ये चित्र में देख रहे हैं आप लोग, आलू है और ये नीला हरा धब्बा और आलू बैटरी जोड़ा गया है। यहाँ पर माचिस के डिब्बा है और क्या है, चुंबकीय सुई है और इसको धन ध्रुव और ऋण ध्रुव से जोड़ा गया है। तो जब जोड़ते हैं, जैसे आलू में इसको जॉइंट करते हैं तो क्या होता है, इसमें रंग परिवर्तन होता है। और रंग परिवर्तन होने से हमें पता चलता है कि केस में क्या हो रहा है, धारा रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरह आज इतने ही मैं पढ़ाती हूँ। अगले वीडियो में इसका सेकंड वीडियो में आगे पढ़ाऊँगी, जिससे आप देखना न भूलेंगे और अच्छी तरह से इसे बार बार दोहरा कर पढ़ लेंगे और समझेंगे और विशेषकर प्रयोग को ध्यान से पढ़ेंगे, जिसके द्वारा आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगी। और अपने विद्यालय में अपने शिक्षकों से प्रयोग के द्वारा आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे और इसे दोहराएंगे। और अगले वीडियो आप लोग देखना न भूलेंगे, इसे आप सब्सक्राइब कर अगला वीडियो देख पाएंगे। धन्यवाद।